गुड इवनिंग डियर स्कॉलर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए ठंडी में कैसे हाल चाल हैं आप सभी के? ठंडी अच्छे से कट रही है कि नहीं कट रही है? और सबसे बड़ी बात तो है आपकी क्लासेस कैसे चल रही हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है? बोर्ड का टाइम आ चुका है, लास्ट चैप्टर चल रहा है, इकोलॉजी यूनिट है, ठीक है। इकोलॉजी यूनिट्स में हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली 3-4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक होगा रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर। अब जिस किसी को एबायोटिक फैक्टर के बारे में नहीं पता है तो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में एबायोटिक फैक्टर के बारे में डिटेल लेक्चर ले चुका हूँ, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर वहाँ पे आपको बताया गया था, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर, ये सभी आपके एबायोटिक फैक्टर होते हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ऐसे फैक्टर होते हैं जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लाइफ को अफेक्ट करते हैं बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। तो इन फैक्टर के बिना आपकी लाइफ को कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही तो इंटरेक्शन है जो इकोलॉजी को, जो इकोसिस्टम को जन्म देते हैं, ठीक है। तो बिना इनके इंटरेक्शन के इकोसिस्टम का कोई भी कंसिडरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, अपना कैसा बिहेवियर शो करता है, ठीक है। बिहेवियर के बेसिस पे 3 टाइप के लोग होते हैं। कितने टाइप के? 3, ठीक है। 3 टाइप के लोग होते हैं। इस बिहेवियर को शो करने के लिए 3 टाइप के लोग होते हैं। जो पहले टाइप के लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं रेगुलेटर, ठीक है। दूसरे नंबर में जो आते हैं उनको बोलते हैं कन्फर्मर। और तीसरे नंबर के जो आते हैं उन्हें बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। अब क्वेश्चन आपके सामने बनता है कि ये है क्या, ठीक है। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर एक पॉइंट दिया गया है होम्योस्टैसिस, इसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है, राइट, ओके। होम्योस्टैसिस, व्हाट इज द होम्योस्टैसिस, ठीक है। होम्योस्टैसिस का मतलब बेसिकली यही होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी जिससे वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मेंटेन कर सकता है। एग्जांपल लीजिए ह्यूमन बीइंग का। फिलहाल अभी ठंडी का समय चल रहा है तो हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है काफ़ी ठंडा है, तो हमारे बॉडी का कहीं टेम्परेचर कम ना हो जाए। मीन्स क्या होता है आप जानते होंगे, हीट का एक रूल है, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। अभी इन्वायरमेंट हमारा ठंडा है क्योंकि सर्दी का समय चल रहा है, गर्मी का समय आया नहीं है, ओके। तो सर्दी के समय में क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट ठंडा होता है, हमारा बॉडी गर्म होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में गर्मी होती है और इन्वायरमेंट में ठंडी होती है, तो हमारे बॉडी में हीट का अमाउंट ज़्यादा है, तो हीट क्या होता है हमारे बॉडी से इन्वायरमेंट की तरह एक्सपेंड कर जाएगा, फैल जाएगा, जिससे हमारे बॉडी में हीट का लॉस होगा, और हीट का लॉस होगा तो हमको नुकसान होगा, हमें बीमारियाँ होंगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हुडी पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, ठीक है। और तरह तरह के भी गारमेंट्स आते हैं, हम लोग अपना पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, और भी तरह तरह के लोग आते हैं, स्कार्फ आती है फीमेल्स के लिए लगाने वाले, वो लगाते हैं सब। मतलब कि क्या है, अपने अंदर एक ऐसी पोटेंशियल डेवलप करते हैं जिससे हम लोग इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस कर सकें। एक लाइन में अगर कोई पूछता है व्हाट इज द होम्योस्टैसिस, तो उसको आंसर देने का, होम्योस्टैसिस इज द एबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की क्षमता ही होम्योस्टैसिस होती है। फिर से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की क्षमता ही क्या होती है, होम्योस्टैसिस होती है। ठंडी पड़ रहा है तो हम लोग गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी पड़ता है तो ठंडे कपड़े पहन लेते हैं, एसी फ्रिज कूलर लगा लेते हैं, मतलब किसी न किसी तरह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो अपने आप को एडजस्ट करने की इस क्षमता को ही होम्योस्टैसिस कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ एक लाइन में, तो होम्योस्टैसिस क्या है, इट इज दी ability of living organism, it is the ability of living organism to maintain
to maintain its internal environment according to variation in external environment। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी वेरिएशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर पाने की जो टेंडेंसी होती है, जो एबिलिटी होती है, उसी को कहते हैं होम्योस्टैसिस। अगर एक तरह से बोले तो होम्योस्टैसिस को और अच्छे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सिंपल सा एक लाइन बोलने का, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर पाना अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कंस्टेंटली मेंटेन कर पाना ही क्या होता है, होम्योस्टैसिस होता है। ओके राइट। चलिए अब आता है रेगुलेटर, कन्फर्मर और पार्शियल रेगुलेटर, ये क्या होते हैं जी। अगर आपसे बात करते हैं रेगुलेटर क्या है, तो एक लाइन में देखिए, मैं सभी डिफिनेशंस को सोचता हूँ एक लाइन में निपटा दिया जाए, क्योंकि देखिए पूरी कहानी सुनाने का कोई मतलब नहीं बनता है और अब किसी के पास इतना टाइम ही नहीं रह गया कि वो कहानी सुने। ओके चलिए बात करते हैं व्हाट इज द रेगुलेटर। तो रेगुलेटर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रख पाते हैं, कांस्टेंट मेंटेन कर लेते हैं। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट उलट के अपने आप को मेंटेन रखते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर भी, मतलब कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अपने बॉडी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, ऐसे को बोलते हैं रेगुलेटर। लेकिन जो लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, मतलब कि अपने अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते, वो क्या होते हैं, कन्फर्मर होते हैं। ठीक है, अब आया पार्शियल रेगुलेटर क्या है, तो जो थोड़ा चेंज कर लें फिर चेंज ना कर पाए, मतलब उनके पास क्या है 50-50 की पॉसिबिलिटी है, वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज भी कर सकते हैं और नहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे जो होते हैं उन्हें बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। चलिए एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है उसको समझते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में से ग्राफ बना रखा है। ठीक है, इस एक्सिस में लिखा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इस एक्सिस में लिखा है इंटरनल इन्वायरमेंट। कैसे मैं लिखूं, वेट वन मोमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट। ओके चलिए, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और इधर मैंने लिख लिया इंटरनल इन्वायरमेंट। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखिए चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को हमेशा कांस्टेंट बनाए हुए हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो हम तो वहीं रहेंगे, 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 कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, ठंडी गर्मी जो भी आए, हम अपने अंदर के सिस्टम को मेंटेन कर लेंगे, मतलब हम बर्बाद होने वाले नहीं हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर पाने की जो प्रॉपर्टी रखते हैं उन्हें बोलते हैं रेगुलेटर, रेगुलेटर। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ऐसे सीधा अपना ग्राफ शो करते हैं। अब सीधा ग्राफ शो करने का मतलब क्या है, इनका देखिए, अभी देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट ये है तो इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये है, मतलब कि देखिए आगे बढ़ते हैं, इनका देखिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये है तो इंटरनल ये है, इनका देखिए लगातार इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन इनका देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट लगातार कांस्टेंट बना हुआ है, और ये अपना देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल के साथ चेंज कर दे रहे हैं, बदल ले रहे हैं अपने आप को। तो जो अपने आप को बदलते रहें, मतलब अपने अंदर की इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट नहीं मेंटेन कर पाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्फर्मर बोलते हैं। अब कहोगे रेगुलेटर का एग्जांपल क्या होगा, बताऊंगा अभी। ठीक है, अब बताइए पार्शियल रेगुलेटर का। देखिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा था तो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को भी चेंज कर लिया,
लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि फिर कांस्टेंट हो गया। तो देखिए कभी वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर पा रहा था, कभी नहीं कर पा रहा था। देखिए अभी क्या है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर पा रहा, देखो बदल रहा है, बदल रहा है, बदल, लेकिन एक टाइम के बाद वो अपनों को मेंटेन करना सीख लिया। तो क्या हो जाएगा, पार्शियल रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर। तो एक लाइन में कोई पूछता है व्हाट इज द रेगुलेटर, तो बताना ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, अपने आप को कांस्टेंट रखेंगे, वो हो जाएंगे रेगुलेटर। जो नहीं कर पाएंगे ऐसा, कन्फर्मर, जो कभी करते हैं कभी नहीं करते, वो होते हैं पार्शियल रेगुलेटर। ठीक है, इनके बारे में नोट करिए, फिर मैं एक एक के बारे में अच्छे से लिख देता हूँ। चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा 1 2 3, सो मैं प्रोसीड। ओके, देखिए रात के 12 बज रहे हैं और हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं अपना कुछ वॉइस तेज नहीं कर सकता हूँ, रीज़न है सब लोग सो रहे हैं इसलिए, क्योंकि दिन के टाइम में क्या होता है, टें पो करके हॉर्न बजता है, घर की आवाज़ें आती हैं, इसलिए वीडियो को शूटिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आ रहा है रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेंटेन their internal environment according to external environment called as रेगुलेटर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दीज आर कॉल्ड एज रेगुलेटर। एग्जाम्पल कौन कौन है, मैमल्स, स्पेलिंग मैमल्स का मैमल्स, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। मैमल्स हो गए, एप्स, ETC। अब मैमल्स में चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। ह्यूमन एग्जांपल में लिया हूँ ह्यूमन का, अब ह्यूमन के बारे में बात करते हैं। देखिए ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, वो मैं आपको बता दूँ 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन करते हैं। अब मान लीजिए समर का टाइम है, समर मतलब गर्मी का टाइम है, तो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को हम कैसे मेंटेन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं स्वेटिंग प्रोफ्यूजली टू प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। और समझ में, जब गर्मी का समय रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी से पसीने को निकालते हैं, स्वेट को निकालते हैं। ऐसा क्यों निकालते हैं, क्या शौक है पसीना निकालने का, नहीं, एक्चुअली क्या होता है जब पसीना निकलता है ना तो उस पर हवा जब पड़ता है तो ठंडा लगता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग कब, गर्मी के टाइम पे अपने बॉडी से पसीना निकालते हैं, स्वेट निकालते हैं, जिससे क्या होता है उनके बॉडी में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो देखो बाहर हमारे खूब ज़्यादा गर्मी था तो अपने पसीना निकाल के अपने बॉडी के अंदर ठंडी प्रोड्यूस कर लिया, मतलब उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हम लड़ लिए, हमारे पास टेंडेंसी है। अच्छा, अब चलिए गर्मी का समय चला गया, अब ठंडी का समय आ गया, विंटर के टाइम में क्या करेंगे भाई, विंटर के टाइम में क्या करेंगे, तो विंटर के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शिवरिंग करते हैं। शिवरिंग मतलब क्या होता है, कांपना, ऐसे कांपते ना, ऐसे अपना बॉडी हिलाते हैं, ऐसा क्यों हिलाते हैं, और फिर देखना अपनी बॉडी को ऐसे मोड़ के बैठ जाते हैं कहीं पे। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मोड़ लेते हैं ऐसे कांपते हुए, मोड़ लेते हैं अपने बॉडी को, इसमें क्या होता है हम लोग के बॉडी से जो हीट लॉस होता है वो कम हो जाता है। आ रहा है, तो विंटर के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं शिवरिंग मीन्स क्या होता है, कांपना, कांपते हैं तो हमारे क्या बॉडी से, बॉडी का हीट लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। बॉडी से हीट लॉस कम हो जाएगा, और जब हीट लॉस कम हो जाएगा इसका मतलब हम शो कर दिए कि हम ठंडी तुम्हारे अगेंस्ट भी लड़ सकते हैं। सो ह्यूमंस आर दी रेगुलेटर, ये हो गया पहला। आप चाहिए इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में,
ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कन्फर्मर का। कन्फर्मर तो 99.9% ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर दी कन्फर्मर, बिकॉज उनके पास क्या होता है, ये एबिलिटी नहीं होता है कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकें। अब ठंडी का समय पड़ रहा है, प्लांट को क्या पता है कि ठंडी का टाइम पड़ रहा है तो हमको स्वेटर पहनना चाहिए, ठीक है, तो वो स्वेटर नहीं पहन लेगा अपने बॉडी से हीट लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। प्लांट के पास ऐसी सुविधाएं तो नहीं है ना तुम्हारे जैसे कि ठंडी पड़ रहा है तो चलो ब्लोअर लगा लो, हीटर लगा लो, ठीक है, गर्मी पड़ रहा है एसी चला लो, कूलर चला लो, प्लांट के पास तो नहीं ना ऐसा। तो ऐसा नहीं है, इसलिए वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और क्या होते हैं, कन्फर्मर्स होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। फिशेस हो गई, फिशेस हो गई, एम्फीबियंस हो गए, एम्फीबियन मतलब क्या, वही जो मेंढक वेंढक होते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं। रीजन क्या है, एम्फी मतलब कि वो डबल नेचर शो कर रहे हैं, वो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, इसलिए दीज आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। ओके, दे आर दी कन्फर्मर्स, तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप पार्शियल रेगुलेटर के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। पार्शियल रेगुलेटर का एग्जांपल अगर बताऊं आपको तो रेप्टाइल मतलब सांप, वो कभी अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कभी नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब कि 50-50 चांस रहता है उनका, तो हो जाएंगे रेप्टाइल्स मतलब कि सांप। तो अब चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छे से, चलिए ले लिए होंगे, बहुत अच्छा। तो कन्फर्मर के बारे में चल रहा था, कन्फर्मर के बारे में चल रहा था। अब कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है माइग्रेशन या फिर माइग्रेट आप बोल सकते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन क्या था, इससे पहले आपको एक बार ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक याद रखे रहिएगा कि जो वॉल्यूम होता है वो 1/, सरफेस एरिया होता है, 1/, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। अगर किसी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, और किसी का अगर वॉल्यूम कम है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ओके, अब क्वेश्चन बना कि हम लोग ठंडी के टाइम ऐसे क्यों कूद क्यों जाते हैं, ऐसे बैठ क्यों जाते हैं। तो रीज़न कि हम लोग अपने बॉडी के सरफेस एरिया को कम करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम सरफेस एरिया को कवर करें। अगर कम से कम सरफेस एरिया को कवर करते हैं तो हम लोग की बॉडी से जो हीट लॉस है वो कम से कम होगा, ठीक है। सरफेस एरिया अगर आपको ज़्यादा रहेगा तो हीट लॉस ज़्यादा रहेगा, सरफेस एरिया कम रखोगे तो हीट लॉस कम रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग ऐसे नहीं समझोगे, मैं मानता हूँ। इसके लिए मैं आपको डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये लीजिए, हमारे पास एक कप है, ठीक है, एक कप है और कप में मुझे मिला चाय पीने के लिए, टी मिला पीने के लिए, ठीक है। अब ये टी क्या हॉट है। क्या होता है, बहुत लोग ऐसे स्टाइलिश होते हैं, हमारे पूर्वज लोग, उनकी बात कर रहा हूँ, कि अब उन्हें मान लो कहीं जल्दी जल्दी जाना हुआ तो क्या करेंगे, वो चाय को जल्दी जल्दी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि अगर पिएंगे तो जीभ जल जाएगा। इसके लिए वो करते क्या है, इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं ऐसे प्याले का, प्याला मतलब पता है, इतना बड़ा प्लेट होता है बोल सकते हैं, ठीक है, वो प्लेट में गिरा लेते हैं चाय को। जब आप इस चाय को प्लेट में गिरा लोगे ना तो देखो ये क्या है, प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ से हीट लॉस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा हीट लॉस होगा तो ये जल्दी ठंडा आ जाएगा, ठीक है, और जल्दी ठंडा आ जाएगा तो इसे हम जल्दी जल्दी पी सकते हैं। इसीलिए देखिएगा, हम लोग जब हमको चाय को जल्दी जल्दी पीना रहता है, चाय को ठंडवाना रहता है तो क्या करते हैं, उसे से प्याले में गिरा के ऐसे पी लेते हैं, ठीक है। ऐसा रीज़न क्या होता है प्याले में गिराने का, जैसे प्याले में गिराते हैं प्याले का सरफेस एरिया ज़्यादा है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से हीट लॉस ज़्यादा हो जाता है, और हीट लॉस ज़्यादा होते ही वो ठंडा हो जाता है और हम लोग पी लेते हैं, ठीक है। वैसे ही हम लोग अब अपने बॉडी से हीट लॉस को कम करने के लिए ऐसे कि कुड़ जाते हैं, बॉडी का सरफेस एरिया कम कर लेते हैं, क्योंकि अगर सरफेस एरिया कम रहेगा तो हम लोग हॉट रहेंगे, सरफेस एरिया फैला दोगे तो पूरा हीट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और एग्जाम्पल ही आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। वाई क्वेश्चन है, वाई स्मॉलर एनिमल is rarely found in polar region
मतलब जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं पोलर रीजन में। ऐसा क्यों? ठीक है, देखिए छोटे जो एनिमल्स रहेंगे, एनिमल क्या है, छोटे हैं। अगर एनिमल छोटे हैं, मैं आपसे बताऊं, अगर एनिमल क्या है, छोटे हैं, छोटे होने मतलब क्या है, उनका वॉल्यूम छोटा है। और अगर उनका वॉल्यूम छोटा है मतलब कि वॉल्यूम कम है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा। क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। एनिमल छोटा है मतलब उसका वॉल्यूम कम है, अगर उसका वॉल्यूम कम है तो उसके बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अब बताइए सरफेस एरिया ज़्यादा होते हीट लॉस ज़्यादा हो जाएगा। अब बताइए कोई एनिमल है जिसका हीट लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उस रीजन में क्यों रहेगा, ठंडे वाले में। अब कहोगे ठंडे वाले रीजन मतलब क्या, देखिए जो पोलर रीजन होता है ना, पोलर रीजन जो होता है ये ठंडा वाला रीजन होता है, कोल्ड रीजन होता है, कोल्ड रीजन होता है। मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है। तो एनिमल मान लीजिए कोई है जिसका बॉडी का सरफेस एरिया अगर बड़ा होगा, तो सरफेस एरिया बड़े होने की वजह से इसके बॉडी का हीट लॉस बढ़ जाएगा, और हीट लॉस बढ़ जाएगा तो फिर बॉडी का हीट लॉस अगर बढ़ गया तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेगा, कोई एनर्जी नहीं रह जाएगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि स्मॉलर जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इनके बॉडी से हीट लॉस ज़्यादा होता है। अगर हीट लॉस ज़्यादा होगा इसलिए मर जाते सब, इसलिए कम पाए जाते हैं। यहाँ लिखेंगे कि द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर एनिमल is more rather than its volume, hence heat loss इंक्रीज हो जाता है। so they are rarely found in polar region। ठीक है, पोलर रीजन में कम क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, इसलिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और बताया हूँ सरफेस एरिया बढ़ा तो हीट लॉस बढ़ गया। और किसको अपना हीट खर्च करने का शौक है, ठीक है, हीट खर्च हुआ तो मर नहीं जाएगा, मर जाएगा तभी तो इसका जो प्रजाति कम है। ठीक है, चलो इसको लिख लो, तो कॉपी करो, नोट करो। तो बोलिए कोई दिक्कत, एवरीथिंग इज राइट, एनी प्रॉब्लम, नो ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। अब एक टॉपिक आता है उसका नाम है माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेट क्या होता है, माइग्रेट ठीक है, माइग्रेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जगह है, ठीक है, ये जगह है, और इस जगह का मैं नाम बता रहा हूँ साइबेरिया। क्या है, साइबेरिया। ओके, साइबेरिया में क्या हुआ, अभी कोल्ड का सीजन आया है, कोल्ड रीजन है, ठीक है, ठंडा पड़ रहा, विंटर का समय है, विंटर का टाइम है। तो यहाँ पे जो भी बर्ड्स होंगे, जो भी बर्ड्स हैं, मैं बर्ड्स कैसे बनाऊँ, ठीक है, समझिए हमारे बर्ड्स हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर फिगर अच्छे से बनाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। समझिए कोई बर्ड्स हैं, ठीक है, ये साइबेरियन बर्ड्स हैं, साइबेरिया में मिलती हैं। अब कोल्ड का टाइम आ गया, तो जब कोल्ड का टाइम आ जाएगा तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, इनके बॉडी बड़े होने की वजह से इनके बॉडी से हीट लॉस बढ़ जाता है। और समझ में, इनके बॉडी से हीट लॉस बढ़ जाता है। अब हीट लॉस ज़्यादा हुआ तो फिर ये मर जाएंगे ना, तो इनको बचना है कि नहीं बचना है, अपनी स्पीसीज को जिंदा रखना है कि नहीं रखना है ना। इसलिए फिर ये लोग क्या करते हैं, एक कदम उठाते हैं। कदम क्या उठाते हैं कि इस स्ट्रेसफुल एरिया, इस एरिया के जहाँ पे इसका बॉडी का हीट लॉस ज़्यादा हो रहा है, उस एरिया को हम लोग बोल सकते हैं क्या, वो स्ट्रेसफुल एरिया हो गया, स्ट्रेसफुल एरिया है। ठीक है, तो फिर क्या होता है हमारे इंडिया में कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है, एक जगह है उसका नाम है भरतपुर, ठीक है, क्योंकि आप यूपी को जैसे क्रॉस करोगे राजस्थान में एंटर करने के लिए, तो पहला जो जगह पड़ता होता है भरतपुर, क्योंकि भरतपुर से होके आपको जाना पड़ेगा राजस्थान के अंदर। भरतपुर के अंदर एक नेशनल पार्क है, ठीक है, उसका नाम होता है केवलाडो नेशनल पार्क। ठीक है, हिंदी में केवलादेव बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं केवलादेव नेशनल पार्क, और इंग्लिश में केवलाडो बोलते हैं। ठीक है, केवलाडो नेशनल पार्क।
तो क्या होता है, ये जो यहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स होती हैं कोल्ड के टाइम में, मतलब कि ठंडी के समय में अपने बॉडी से हीट लॉस देखती हैं बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस जगह को हम लोग घोषित कर देते हैं स्ट्रेसफुल एरिया। और ये स्ट्रेसफुल एरिया से उड़ते हुए, क्योंकि पंख है, उड़ते 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 इंडिया के कहाँ पे, देखो विदेश से अपने इंडिया में आती हैं, और इंडिया में राजस्थान कहाँ पे, आओ पधारो मारे देश, आओ पधारो मारे देश यानी राजस्थान के अंदर इन लोगों को बुलाया जाता है, भरतपुर के अंदर। एक्चुअली बुलाते नहीं, अपने आप उड़ जाते हैं, ठीक है। राजस्थान वालों का दिल वैसे ही बड़ा होता है, बोलते ना आओ पधारो मारे देश, तो ये लोग पधार जाते हैं कहाँ पे, इंडिया के राजस्थान के भरतपुर में एक जगह है, उसका नाम है केवलाडो नेशनल पार्क, ठीक है। जिस जगह में कोई लोग सर्वाइव कर सकते हैं उनको हॉस्पिटाइल एरिया बोलते हैं। हॉस्पिटाइल बोलिए, हॉस्पिटेबल बोलिए, हॉस्पिटेबल एरिया, हॉस्पिटेबल एरिया। तो यहाँ पे स्ट्रेसफुल एरिया है, मतलब कि यहाँ तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या करते हैं, जब ये स्ट्रेसफुल एरिया यहाँ पे क्रिएट होता है, मतलब ठंडी का समय आता है, तो साइबेरियन बर्ड्स यहाँ से उड़ते 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 इंडिया के राजस्थान में एक जगह भरतपुर है, वहाँ के एक नेशनल पार्क नाम है केवलाडो नेशनल पार्क, वहाँ पे भाग जाते हैं, ठीक है, उड़ के भाग जाते हैं। उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल एरिया, मतलब जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकें। ओके, अब देखिए यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स आ गए। अच्छा, टाइम बीतेगा, आफ्टर टाइम पासेस क्या होगा, यहाँ का जो कोल्डर रीजन होगा वो खत्म हो जाएगा, मतलब स्ट्रेसफुल एरिया जब खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से वापस उड़ के यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं क्या, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है कि जब स्ट्रेसफुल एरिया कोई बनता है तो उस स्ट्रेसफुल एरिया में से जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं माइग्रेट कर जाते हैं ऐसे एरिया में जो क्या हो, हॉस्पिटेबल हो, वहाँ पे रहते हैं। और आफ्टर सम टाइम जब यहाँ से स्ट्रेसफुल एरिया मतलब कि बुरा स्थिति खत्म हो जाता है तो वापस चले आते हैं, ऐसे को बोलते हैं माइग्रेट। चलिए इसका आप फिगर बनाइए, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। तो माइग्रेशन क्या होता है, लिखिए मैनी एनिमल्स, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है लिखने के लिए, इसलिए लिखिए मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड move away temporarily from stressful habitat to more hospitable area and return when stressful period is over. This is called migration. This is called migration. एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या है, साइबेरियन बर्ड्स आर माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है, टू राजस्थान लिख सकते हैं, राजस्थान में कहाँ लिखेंगे आप, केवलाडो नेशनल पार्क, ब्रैकेट में केवलाडो नेशनल पार्क, ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, ठीक है। इसको बोलते हैं माइग्रेट्स। कोई दिक्कत, माइग्रेट क्या है, मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड मूव्स अवे टेम्पररली फ्रॉम स्ट्रेसफुल एरिया हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर, ठीक है, व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर, फिर क्या होते हैं, वापस चले जाते हैं, इसी को बोलते हैं माइग्रेट। एग्जाम्पल बोल देना, साइबेरियन बर्ड क्या होते हैं, यहाँ से उड़ते 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 कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, इंडिया के राजस्थान में एक जगह है भरतपुर में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है केवलाडो नेशनल पार्क, वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत, चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए, अच्छा, क्या और भी कोई तरीका है क्या बचने का, क्योंकि अब पक्षी तो बेचारी बेजुबान होते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते, तो वो लोग अपना रास्ता खुद निकाल लेते हैं, हमें उनसे मोटिवेट होना चाहिए। ये साइबेरिया कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान कहाँ पे है, आप थोड़ा गूगल करिएगा कि साइबेरिया से भरतपुर तक का डिस्टेंस कितना है। इतना डिस्टेंस कवर करते हुए ठंडी के मौसम में उड़ते उड़ते आती हैं विदेश से इस देश, व्हाट अ कोइंसिडेंस, ठीक है। जीना है तो करना पड़ता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है सस्पेंड। सस्पेंड क्या होता है, देखिए सस्पेंड क्या होता है, इसके बारे में आपको ऊपर से बता दूं। सस्पेंड एक ऐसा कंडीशन है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना रहता है और फिर बहुत ही बुरा कंडीशन आ जाता है, और बुरा कंडीशन आ गया किसके लिए, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंजाई है, ठीक है, इनके लिए बुरा कंडीशन आ गया।
अब उस पक्षी के लिए बुरा कंडीशन आया तो पक्षी तो उड़ के चली गई क्योंकि इसके पास पंख है। इस बैक्टीरिया और इस फंगस के पास क्या पंख है, कैसे उड़ के जाएंगे सब? ये तो पॉसिबल नहीं ना कि उड़ के चले जाएं और भी इतना डिस्टेंस कवर कर लें जितना वो पक्षी कर रही हैं, वो बर्ड्स कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास विंग्स है, उड़ के चले गए। इनके पास जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं, उनके पास तो नहीं ना होते हैं, उनके पास तो नहीं ना होते हैं विंग्स के, वो लोग उड़ के चले जाएंगे। तो बताइए इनको भी तो जिंदा रहना है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, जब कोई बुरा कंडीशन आता है तो जो बैक्टीरिया हुआ चाहे फंजाई हुआ वो क्या करता है, एक कंडीशन लाता है, उसको बोलते हैं डोरमेंसी। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। एक कंडीशन लाता है डोरमेंसी। उस कंडीशन में क्या करता है, बनाता है स्पोर। क्या बनाता है? स्पोर। सोचता है कि इसकी जाति खत्म ना हो जाए, इसलिए क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। जब ये स्पोर बनाता है तो स्पोर बहुत ही हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। अच्छा, और फिर क्या होता है इसके अंदर जो भी इसकी प्रोसेस होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सब कुछ स्लो कर लेता है। जैसे अभी रेस्पिरेशन का रेट जो भी है ना, उसको स्लो कर लेगा। खाने को डाइजेस्ट करने का जो रेट होगा उसको स्लो कर लेगा। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई जिन उड़ नहीं सकते हैं, वो एक पीरियड से गुजरते हैं। उस पीरियड का नाम होता है डोरमेंसी पीरियड। इस पीरियड के अंदर वो अपने बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं उनको स्लो डाउन कर लेते हैं। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है तो ये लोग जिंदा रह लेते हैं, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर वापस स्पोर से जर्मिनेट करके बैक्टीरिया या फंजाई बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल बहुत सारा है। एस्टिवेशन है, ठीक है। अच्छा, हाइबरनेशन है, ठीक है। कहीं कहीं डोरमेंसी है, ठीक है। तरीके हैं सब। अच्छा, कहीं कहीं डायापॉज है। कोई अगर डिफिनेशन लिखना चाहता है तो लिख सकता है। चलिए मैं लिखवा देता हूँ डिफिनेशन। हेडिंग डालिए सस्पेंड, लिखिए इन बैक्टीरिया कॉमा फंजाई एंड लोअर प्लांट्स मेड थिक वॉल स्पोर which help to survive in unfavorable condition. Under suitable condition they germinates. This is called suspend. हो गया। They stop their metabolic activity and generate only favorable condition. ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए सबके एग्जाम्पल लिख लिया जाए, कोई दिक्कत? ठीक। चलिए अब बात आए यहाँ पे जो डोरमेंसी है कहाँ देखा जाएगा। तो डोरमेंसी हम लोग देख सकते हैं सीड्स के अंदर देख सकते हैं। दुकानों में जाइएगा आप देखिएगा, सीड्स जो होता है ना, बीज जो होते हैं वो रखे रहते हैं, खराब क्यों नहीं होते? क्योंकि जो बीज अपने अंदर के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर लेता है, ठीक है। और जैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो किया वो कई साल तक रह सकता है, इसलिए दुकानदार के पास रखने पर खराब नहीं होता है। वो डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, मतलब कि अपने बॉडी के अंदर के सभी एक्टिविटी को स्लो कर लेता है। जब स्लो कर लेगा तो काफ़ी लंबा जी सकता है। एस्टिवेशन मीन्स क्या होता है?